हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा यूपीएससी चैंप में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में। मध्यकालीन भारत में हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में। पूर्व मध्यकालीन भारत में हमने पहला पार्ट आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो थी वो नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश 6ठी शताब्दी से 1036 ईस्वी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गुर्जरों की ही एक शाखा थी जिनकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, जो श्री राम के लिए प्रतिहार द्वारपाल का कार्य करता था। कन्नड़ कवि पंप ने महिपाल को गुर्जर राजा कहा है। स्मिथ हेवनसांग के वर्णन के आधार पर उनका मूल स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीनमल को मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उनका मूल स्थान अवंती था। कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार द्वारपाल के पद पर कार्य करने के कारण प्रतिहार कहते हैं। अब बात करते हैं इनके शाखाओं में। तो प्रतिहारों की 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? मांडवेपुर, केंद्र क्या था? मेदंदक। फिर भृंगुकच्छ, केंद्र क्या था? नंदीपुरी। फिर नंदीपुरी में अवंती। फिर अवंती में क्या था? केंद्र कन्नौज। अब कन्नौज के प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन ही था। राजशेखर ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी। क्या क्या की थी? कौन कौन से ग्रंथ थे? काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी, विदग्ध सालभंजिका, भुवन कोश, हरिविलास, जिसका उल्लेख हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में किया है। अब हम बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वह एक पराक्रमी शासक था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मिलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। यह मेलच्छ संभवतः सिंध का अरब शासक था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष था। इसे हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थीं। एक ब्राह्मण थी और दूसरी क्षत्रिय थी। माना जाता है कि ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र माला पर शासन कर रहा था तथा क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र जोधपुर पर शासन कर रहा था। इसी अभिलेख में बताया गया है कि वह नारायण रूप में लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था तथा उसे मेलेच्छों का नाशक बताया गया है। अब बात करते हैं वत्सराज की। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम के 2 भतीजे कक्कुक एवं देवराज के शासन के बाद देवराज का पुत्र वत्सराज गद्दी पर बैठा। वत्सराज के समय में ही कन्नौज के स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष आरंभ हुआ। राजस्थान के मध्य भाग एवं उत्तर भारत के पूर्वी भाग को जीतकर वत्सराज ने अपने राज्य में मिला लिया।
उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया, पर वह राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हुआ। अब बात करते हैं हम नागभट्ट द्वितीय की। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। उसने गुर्जर प्रतिहारों वंश की प्रतिष्ठा को बहुत आगे बढ़ाया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने कन्नौज से चक्रा युद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने सम्राट की हैसियत से परभट्ट, टारक महाराजाधिराज तथा परमेश्वर आदि की उपाधियां धारण की थी। मुंगेर के नजदीक उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, परंतु उसे राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हार खानी पड़ी। ग्वालियर अभिलेखों में नागभट्ट द्वितीय को तुरुस्क, किरात, मत्स्य, वत्स का विजेता भी कहा गया है। चंद्र प्रभास्कृत प्रभाव कचरित से जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा अपना प्राण त्याग किया था। नागभट्ट द्वितीय के बाद कुछ समय के लिए उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा। रामभद्र को पाल वंश के शासक से हार का मुंह देखना पड़ा। अब बात करते हैं हम मिहिर भोज प्रथम के बारे में। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। कौन? मिहिर भोज प्रथम। वह उसकी पत्नी अप्पा देवी से उत्पन्न हुआ था। लेखों से उसके दो अन्य नाम प्रभास तथा आदि व राह भी मिलते हैं। उसके शासनकाल की घटनाओं की सूचना अनेक लेखों से प्राप्त होती है, जिनमें से कुछ स्वयं उसी के तथा कुछ उसके उत्तराधिकारियों के हैं। उसका सर्वप्रमुख लेख ग्वालियर से मिलता है, जो प्रशस्ति के रूप में है। लेखों के अतिरिक्त कलहण तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हम उसके काल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। राजा बनने के उपरांत मिहिर भोज का पहला महत्वपूर्ण कार्य साम्राज्य का दृढ़ीकरण था। सर्वप्रथम उसने अपने पिता के निर्बल शासन काल में स्वतंत्र हुए प्रांतों को पुनः अपनी अधीनता में किया। उसने कलचुरी चेदी तथा गुहिलोत वंशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। ग्वालियर लेख में कहा गया है कि अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, किंतु इसने भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण कर उसका विस्तार रोक दिया। भोज प्रथम ने अपनी राजधानी धार को विद्या एवं कला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पर भोज ने अनेक महल एवं मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके अन्य निर्माण कार्य केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुडार आदि मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त भोज प्रथम ने भोजपुर नगर एवं भोजसेन नामक तालाब का भी निर्माण करवाया था। उसने त्रिभुवन नारायण, सर्वभौम, मालवा चक्रवर्ती जैसे विरुद्ध धारण किए थे। अब बात करते हैं हम महेंद्रपाल की। महेंद्रपाल मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। उसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किया। लेखों के अनुसार उसे परम भट्ट, टारक महाराजाधिराज तथा परमेश्वर कहा गया है। उसे महेंद्रपुर और निर्भय नरेंद्र के नामों से भी जाना जाता है। वह कश्मीर के शासक शंकर बर्मन से युद्ध में परास्त हुआ। महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसके काल में कन्नौज का गौरव अपने शिखर पर था। संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। राजशेखर का बाल रामायण में कन्नौज की प्रशंसा इस प्रकार मिलती है: उस पवित्र नगर के लोग नई कविता के समान
लालित्यपूर्ण थे। वहां की स्त्रियों के वस्त्र मनमोहक थे तथा उनके गहनों, केश प्रशासन और बोली की नकल अन्य प्रदेश स्त्रियां करती थीं। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्य सालभंजिका, बाल रामायण, भूवकोश और हरिविलास, ये इनकी प्रसिद्ध कृति हैं। राजशेखर ने अपनी रचनाओं में महेंद्रपाल का वर्णन निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र के रूप में किया है। अब बात हम करते हैं महिपाल जी की। महिपाल महेंद्रपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। महिपाल के शासनकाल में लगभग 1915 से 18 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया। संभवतः उसके शासनकाल के दौरान 915 से 916 ईस्वी में ही बगदाद निवासी अलमसूदी गुजरात आया था। अलमसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अलग गुजर एवं राजा को बौरा कहा था। पुनः लगभग 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिकार से मध्य भारत क्षेत्र को छीन लिया। इससे कन्नौज का केंद्रीय शक्ति के रूप में हमस हो गया। राज्यपाल के समय तक तो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कन्नौज के आसपास तक सिमट कर रह गई। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो महिपाल कन्नौज छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद उसने गंगा पार कर बारी में अपनी राजधानी बनाई। उसके इस कायरपन से दुखी होकर चंदेल शासक गढ़देव ने उसकी हत्या कर दी तथा त्रिलोचन पाल को राजा बनाया। त्रिलोचन पाल बस एक नाम मात्र का ही शासक था। 1036 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अंततः प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक, जेजाक, भुक्ति के चंदेल, ग्वालियर के कच्छ पघात, मध्य भारत के कलचुरी, मालवा के परमार, दक्षिण राजस्थान के गुहिल, सांक भंकरी के चौहान आदि क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र हो गए। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वरोही सैनिक थे। उस समय मध्य एशिया और अरब से घोड़ों का आयात व्यापार एक महत्वपूर्ण अंग था। गुर्जर प्रतिहार के अधीन ब्राह्मण धर्म का अत्यधिक विकास हुआ। वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक प्रचलित था। बौद्ध धर्म अपने अवंती पर था। जैन धर्म मुख्यतः राजपूताना एवं पश्चिमी भारत तक ही सीमित था। इस बात में सोमेश्वर ने चंडकौशिक की रचना की। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। 1036 राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं गढ़वाल वंश की। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल राठौर राजवंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी वाराणसी, जो कि काशी में स्थित थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि गढ़वाल राष्ट्रकूट या राठौरों की एक शाखा थे तथा उनका मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। अब बात करते हैं गढ़वाल वंश के शासक। चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद्र इत्यादि थे। कौन थे? गढ़वाल वंश के शासक थे ये। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज तथा बनारस में गढ़वाल वंश का उदय हुआ। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट था। अब बात करते हैं हम चंद्रदेव की। सबसे पहले चंद्रदेव आते हैं।
गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इसकी राजधानी वाराणसी की काशी थी, हमने पहले बताया आपको। अब चंद्रदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रदेव ने पाल शासक गोपाल को हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। चंद्रदेव ने कलचुरी के पतन के बाद 1090 ईस्वी में एक संप्रभु राज्य की स्थापना की। चंद्रदेव ने प्रतिहार शासक को हराकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और 1100 ईस्वी तक शासन किया। अब बात करते हैं मदन पाल की या मदन चंद्र, दोनों एक ही थे। चंद्रदेव का पुत्र तथा उत्तराधिकारी मदन पाल या मदन चंद्र एक निर्बल शासक था, छोटा सा शासक। अब बात करते हैं गोविंद चंद्र की। मदन पाल के बाद उसकी रानी रालह देवी से उत्पन्न पुत्र गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का शासक बना। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। गोविंद चंद्र ने पालों से मगध को जीता तथा मालवा पर अधिकार किया। इन्होंने इस वंश का यश चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथि लिखा था। गोविंद चंद्र के एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। अब बात करते हैं विजय चंद्र की। विजय चंद्र गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र ने गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। विजय चंद्र के शासनकाल में लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया था। इस युद्ध में विजय चंद्र हार गया। विजय चंद्र के शासनकाल में ही गढ़वाल वंश की स्थिति कमजोर होने लगी। अब बात करते हैं जयचंद्र की। विजय चंद्र का पुत्र जयचंद्र गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। जयचंद्र ने देवगिरी के यादव, गुजरात के सोलंकी और तुर्की को कई बार हराया। अपने विजय के उपलक्ष्य में जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ करवाया था। जयचंद्र के राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष ने इसके शासन काल में नैषधीय चरित एवं खंडन खाद्य की रचना की। अजमेर का चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावार युद्ध में मार डाला। ये बात की हमने गहड़वाल वंश की। अब हम अगले पार्ट 3 में हम बात करेंगे अजमेर सांकभरी के चौहान, अजमेर या सांकभरी के चौहानों के बारे में, और उसी के साथ साथ पंजाब व अफगानिस्तान का शाही वंश के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कश्मीर का राजवंश और गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के बारे में बात करेंगे। फिर अभी एक टॉपिक है जेजाक भुक्ति के चंदेलों के बारे में बात करना है, मालवा के परमार, और हमने बंगाल के पाल वंश आपको बता चुके हैं और सेन वंश के बारे में बता चुके हैं। अब बताना है त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश के बारे में। तो ये हम अगले 2 पार्टों में और लेके आएंगे। हम इनके 5 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो और इसमें आपको केवल समझना है, याद नहीं करना है। केवल आपको सन याद रखना है और बातों को समझना है बस। अगर आप समझेंगे बातों को तो आप पहले तो प्री क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्री के लिए सन याद होना जरूरी है, कौन किस शासन काल में क्या किया वो याद रखना जरूरी है। मेंस में आपको लिखना है, वही चीज आपको लिख देना है, समझ के लिखना है, और इंटरव्यू में वही चीज आपको बोल देना है। बस इसी में काम हो जाता है। तो चलिए, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।